स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछला पाठ था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो हमने पढ़ा था और उसी किताब का आज जो दूसरा चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस टॉपिक में हम आज़ादी के बाद भारत एक चुनाव प्रक्रिया होती है, उस चुनाव प्रक्रिया में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाता है, हमारे चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य होते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर पढ़ेंगे, हम अन्य पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका किस तरीके से उदय हुआ। अब थोड़ी सी बात करें आज़ादी के आसपास। भारत को आज़ादी मिले हुए कुछ समय हुआ था। भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती तो प्रमुख थी, उसके बाद जो दूसरी प्रमुख चुनौती थी वह थी चुनाव करवाने की। भारत में उस समय लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। यहां मैं जनसंख्या नहीं बता रहा हूं, मतदाता बता रहा हूं, यानी चुनाव देने वाले लोगों की संख्या बता रहा हूं। लगभग 17 करोड़ मतदाता थे और उसमें से 15% केवल वे पढ़े लिखे थे, बाकी जो थे वे अनपढ़ थे, यानी असाक्षर थे। इतनी बड़ी असाक्षर की जनसंख्या में चुनाव करवाना एक तरह से हिमालय में पहाड़ चढ़ने के बराबर था और उस चुनौती को हमारे चुनाव आयोग ने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से संपन्न करा। उस समय बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं हुई थी। हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए थे उन्होंने यह कह के टाल दिया कि लोकतंत्र जो अपनाएंगे ना तो वो बहुत बड़ी चुनौती है, उसको धरातल पे लागू करना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से उन्होंने टाल दिया उसको। या तो फिर उन्होंने राजतंत्र अपनाया या फिर राजतंत्र का बहाना देकर बोला कि हम कुछ समय बाद लोकतंत्र अपनाएंगे और फिर वो राजतंत्र ही रह गया। या फिर एक पार्टी का दौर चलता गया, एक पार्टी आ गई, या फिर कुछ देशों में सेना का शासन आ गया। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे लोकतंत्र के नाम पर सेना का शासन होता है। पड़ोसी देश चाइना के बारे में देखें तो वहाँ लोकतंत्र के नाम पर एक दल का है, बिल्कुल वहाँ न तो विपक्ष है न कोई और पार्टियां हैं। तो वह उन्होंने लोगों को बोल दिया कि हम जैसे ही स्वतंत्र होंगे तो हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, और वहाँ उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करी नहीं, ऐसे उनको बहलाया फुसलाया गया। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जो जड़ें थी ना वो लोकतंत्र के प्रति बहुत गहरी थी। हमारे नेता ये मानते थे कि जो लोकतंत्र है वही सच्चा शासन है, उसी शासन से ही जनता की भलाई की जा सकती है, जनता का विकास किया जा सकता है। फिर उनका तो आस्था तो थी शुरुआत से ही उनकी, और इसी को देखते हुए भारत ने जो संविधान बनाया उसमें लोकतंत्र को प्रमुख स्थान दिया और लोकतंत्र के हिसाब से ही संविधान की रचना करी गई। शुरुआत में एक पार्टी दौर में रहती है, क्योंकि आज़ादी में किसी पार्टी का अगर ज़्यादा योगदान है वह है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जितने भी उस समय राजनेता थे वह सभी कांग्रेस पार्टी के ही थे। फिर जो दूसरी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, वह कहीं न कहीं इसी पार्टी से अलग हुई थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो भी कांग्रेस से अलग हुई थी, सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो भी कांग्रेस से अलग हुई थी, जितनी भी है तो ये सब अलग थी। बाकी थोड़ी बहुत जो पार्टियां थी वह उनका अस्तित्व बहुत कम था, यानी बड़ा क्षेत्र नहीं था उनके अंदर, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं थे, तो वो अपने स्थान या फिर छोटे से टुकड़ों या राज्यों में तक ही सीमित रही। केंद्र में उनका स्थान लगभग नगण्य था। पर कांग्रेस की जो स्थिति थी वो मजबूत थी। तो भारत आज़ाद होते ही जो चुनाव होते उस चुनाव में हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वह अपना स्थान जो है हमेशा ऊपर रखती है।
शुरुआत के कुछ सालों तक। एक इसलिए इस पार्ट का नाम पड़ा है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है वो कई सालों तक रही थी, इस वजह से पार्ट का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसे ही भारत में आम चुनाव होते हैं उस समय बहुत सारे पत्रकारों, बहुत सारी मैगजीन, इन्होंने कई तंज कसे थे, क्योंकि भारत में अनपढ़ लोग थे तो वो ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे चुनाव कराना लगभग असंभव है। अगर चुनाव हुआ भी तो दुनिया जो है वह अनपढ़ लोगों का तमाशा देखेगी। पता नहीं न जाने कितने कितने ऐसे कथन कहे गए। लेकिन जब चुनाव संपन्न होता है ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से निष्पक्ष चुनाव संपन्न होता है। अब निष्पक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जितने भी विपक्षी नेता थे या विपक्षी दल थे, उन सब ने कहा था कि ये चुनाव है निष्पक्ष है। तो निष्पक्ष होने के नाते जैसे ही वो चुनाव संपन्न होता है, ये निष्पक्ष चुनाव उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा था जिन्होंने इस चुनाव की आलोचना करी थी। भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी प्रमुख रूप से निभाई और उस टाइम आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती और चुनाव करवाने की चुनौती प्रमुख थी। और इसी को देखते हुए अब हम अपना पाठ जो है वो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र निर्माण की चुनौतियां कौन सी थी। भारत में हमने राज्य निर्माण की चुनौतियां पढ़ी, राष्ट्र निर्माण की। अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र निर्माण की चुनौतियां। तो भारत को आज़ादी कठिन परिस्थितियों में मिली थी। ये हम जानते हैं कि भारत को जो आज़ादी है वह बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में मिली थी। बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत लोग शहीद हुए थे, कई माँओं ने अपने बेटे खोए थे, कई बेटों ने अपने पिता खोए थे, कई भाइयों ने अपनी बहनें खोई थी, कई बहनों ने अपने भाई खोए थे। बहुत लंबे अरसे बाद हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी का जश्न बहुत हुआ था, लोग खुशियां मना रहे थे, एक तरफ मातम भी था, भारत का विभाजन हुआ, वो सब हमने पिछले अध्याय में देखा। अब जो है हमारे देश में आज़ादी के बाद लोकतंत्र की जो है वास्तविक रूप से स्थापना की चुनौती थी। स्वतंत्रता के समय से ही देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारा भारत जो है वो आज़ादी के बाद टुकड़ों में बंटने वाला था। उसमें सरदार वल्लभ भाई की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। हमारे नेता चाहते थे कि लोकतंत्र में राजनीतिक भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र की सही से स्थापना की जा सकती है। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे। वह हमेशा कहते थे कि राजनीति जो है वो समस्या के समाधान का उपाय है। यानी राजनीति से ही कोई भी समस्या है, कितनी भी बड़ी समस्या है, उसका हल ढूंढा जा सकता है। फिर है, हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र को ही महत्व दिया। हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र को ही महत्व दिया। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो राष्ट्र उनका आज़ाद होता है तो फिर वह जनता को बहला फुसला कर लोकतंत्र के नाम पर या तो सेना का शासन लागू कर देते, या एक दल का शासन लागू कर देते थे, या एक सर्वोच्च नेता के रूप में खुद को काबिज कर देते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को महत्व दिया। उन्होंने शुरुआत से ही माना था कि हम जब भी आज़ाद होंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र अपनाया जाएगा, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होगी, सारे नियम जो है वो संविधान के अनुसार चलेंगे और इस तरीके से भारत जो है प्रगति करेगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई। हमारे देश को जैसे ही आज़ादी मिलती है उसके बाद हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने लग जाते हैं। हमारा संविधान का निर्माण होता है। संविधान को बनाते बनाते कुछ साल लग जाते हैं और आज़ादी 1947 में मिलती है और प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में होता है। उसके बारे में भी आगे देखते हैं। उम्मीद की जा रही थी देश का पहला आम चुनाव 1950 में संपन्न हो जाएगा। जब भारत को आज़ादी मिलती है, संविधान होता है, चुनाव आयोग का गठन होता है। चुनाव आयोग का मानना था
कि हमारा जो पहला आम चुनाव है वो 1950 में संपन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं राजनीति में उथल पुथल होता है। भारत में उथल पुथल का दौर होता है, क्षेत्रों का सीमांकन और मतदाता सूची बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहली मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम कट चुका था। उनके पास कोई डिटेल नहीं थी। 40 लाख महिलाएं, क्योंकि उनको किसी की फलां की बेटी, फलां की बहू, फलां की लुगाई कह के संबोधित किया गया था। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने इसको वापस भेजा था, लिस्ट को। फिर वापस क्षेत्रों का सीमांकन होता है। क्षेत्रों का सीमांकन का मतलब है जो एमपी और एमएलए का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र है, उनका सीमांकन करा गया था। ये भी बहुत मुश्किल दौर था। अब अब थोड़ा सा हम भारतीय संविधान के बारे में बेसिक चीजें हैं ये जानते हैं। देखो, आइए, कि भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यानी भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान बनने के बाद इस पर हस्ताक्षर हुए थे, साइन करे थे संविधान सभा ने। तो वह साइन हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ये बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे सरकारी भवनों, हर जगह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फिर है चुनाव आयोग का गठन। ये चुनाव आयोग है, यह इसका काम होता है और भारत में चुनाव करवाना। इसका गठन हुआ था जनवरी 1950 में। प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन थे। इन्हीं की देखरेख में पूरे भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। अब थोड़ा हम चुनाव आयोग के बारे में समझते हैं कि चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्याएं थी। प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाने में उनके सामने क्या चुनौतियां आ रही थी, समस्याएं आ रही थी। तो पूरे विश्व में यह एक तरह से ढोल बजाया गया कि भारत में जो चुनाव है, आम चुनाव, वो संपन्न नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे। यहाँ लोग जो है अधिकतर अनपढ़ है और उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने कभी चुनाव करवाया नहीं, उनको पता ही नहीं वोट कैसे डालते हैं, किसको देना है। तो ये चीज़ें संपन्न नहीं हो पाएगी। एक तरह से विश्व के सामने नौटंकी होगी, दिखाई देगी, भारत की बेइज्जती होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखेंगे किस तरीके से उन्होंने तमाशा किया था। ऐसे पता नहीं कितनी बातें करी गई थी विदेशों में। पहली जो समस्या थी वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। भारतीय नेताओं के सामने या चुनाव आयोग के सामने जो चुनौती थी कि स्वतंत्र बिल्कुल ना, हेर फेर होने चाहिए, लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने हैं, वैसा चुनाव संपन्न करवाना है भारत को। फिर है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करवाना। सीमांकन का मतलब होता है एमएलए, एमपी की जो संसदीय क्षेत्र है, एमएलए का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उनकी सीमाएं निर्धारित करना। ये भी बड़ी समस्या थी। फिर है मतदाता सूचियां बनाना। मतदाता सूचियां बनाना से मतलब होता है कि कौन से लोग वोट दे सकते हैं, महिलाएं कितनी होगी, पुरुष कितने होंगे। वैसी सूचियां तैयार करवाई जाती है चुनाव करवाने से पहले, वह तैयार करवाना। ऐसा बोलते हैं कि प्रथम जो पहली सूचियां तैयार हुई थी चुनाव आयोग के टाइम, उस टाइम 40 लाख महिलाएं जो है वह वंचित रह गई थी। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, यानी इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, ट्रेनर चाहिए। उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण करवाना भी एक चुनौती था। कहते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कुल 6 महीने इस प्रक्रिया में लगते हैं। मतलब चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें 6 महीने लगते हैं, जिसमें चुनाव करवाया जाता है, मतगणना होती है, रिजल्ट घोषित करता है। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें 6 महीने लगे थे। इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का चुनाव करवाना, और
6 महीने में चुनाव की प्रक्रिया जो है होती है संपन्न हो जाती है। हालांकि इसका टाइम बहुत लंबा लगा था, मतदाता सूचियां तैयार करने उसमें जो है वो टाइम लंबा लगा। जैसे प्रोसेस शुरू होती है उसके बाद इसमें 6 महीने ही लगे थे। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। भारत में हम जानते हैं कि उस समय साक्षरता दर बहुत ही कम थी, और इसके चलते मतदान की ऐसी प्रक्रिया के बारे में सोचना जिससे कि लोग जो है, अनपढ़ लोग है, असाक्षर लोग है, वो उसको आसानी से समझ सके और अपने मत का अच्छे से प्रयोग कर सके और अच्छे नेता को चुन सके। इसके बारे में मतदान की प्रक्रिया के बारे में सोचना, जैसे आजकल होती है ना ईवीएम, उसके बारे में देखते हैं अपन। अब ईवीएम क्या होती है कि इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन भी आता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पहली बार प्रयोग जो है भारत में हुआ था 1990 के दशक के अंत में, यानी 1990 का दशक था, उसके अंत में उस टाइम इसका पहली बार प्रयोग होता है। 2004 से वर्तमान तक लगातार ईवीएम से चुनाव होता है, यानी पूरे भारत में 2004 से प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चुनाव की प्रक्रिया जो थी इसको 2 बार स्थगित करा गया था आजादी के बाद अंतरिम सरकार चुनाव आयोग के द्वारा। आखिरकार चुनाव जो है अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चुनाव संपन्न होते हैं। अक्सर इस चुनाव को आम चुनाव 1952 कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है कि जो चुनाव है, अधिकतर चुनाव जो राज्य थे उसमें 1952 में संपन्न हुआ था, यानी अधिकांश राज्यों में 1952 में चुनाव संपन्न हुआ था, जनवरी फरवरी 1952 में। इस कारण से आम चुनाव 1952 में 52 का बोला जाता है। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतती है, और पहले प्रधानमंत्री के तौर पे हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे एक दूरदर्शी नेता मिलते हैं, और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया था, जो हम आगे पढ़ेंगे उनका योगदान। एक चीज और रह जाती है कि उस समय जो ये चुनाव था, लोकतंत्र था, ये अमीर देशों में ही होता था। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था केवल अमीर देशों के लिए ही संभव थी। गरीब देशों में इसका कोई स्थान नहीं था लोकतंत्र का। लेकिन भारत ने फिर भी लोकतंत्र को अपनाया था। भारत में आज़ादी के बाद से ही प्रथम आम चुनाव से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, जबकि बहुत सारी यूरोपीय कंट्री थी उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था उस समय तक। ये भी बहुत बड़ी चीज थी कि भारत ने शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का राइट दे दिया था। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और प्रथम आम चुनाव में लगभग 3200 विधायक चुने गए थे और 489 एमपी चुने गए थे। ये भी थोड़ा याद रख लेना। 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था इस चुनाव में।